गुड न्यूज स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट था जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसका इसमें आज हम लोग का टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। Animal husbandry is a branch of agriculture that deals with the farming and management of domestic animals or for their economic utilization। वो फार्मिंग जिसमें हम क्या करते हैं, फार्म करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को, किसके लिए, हमारे अपने पर्सनल यूज के लिए। Such animals are called it livestock। जो ऐसे एनिमल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लाइवस्टॉक बोलते हैं। The various aspects of animal husbandry include। अब एनिमल हस्बेंड्री क्यों करी जाती है? प्रॉपर फीडिंग, मतलब कि अगर आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो तो उसके लिए आपको किस किस बातों का, किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट है प्रॉपर फीडिंग टू लाइवस्टॉक। आपको क्या करना है, जो आपके लाइफ स्टॉक है उनको प्रॉपर फीड करना है, मीन्स उनको प्रॉपर फीडिंग करवानी है ताकि वो क्या कर सके, उनका पेट भर सके। प्रॉपर शेल्टर फॉर लाइफ स्टॉक। आपको लाइफ स्टॉक के लिए, जो आपकी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको रहने के लिए आपको क्या देना होगा, प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करनी होगी। प्रॉपर हेल्थ केयर ऑफ लाइफ स्टॉक, और क्या करना होगा आपको इसके साथ में, उनके जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना होगा। प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक्स एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। और उसके साथ साथ जो लाइफ स्टॉक है उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग का ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ उनसे जो आपको हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उसका भी हमें क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। Animal based farming includes management of cattle। तो जो एनिमल बेस्ड फार्मिंग होती है इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें कैटल्स होते हैं, जैसे कैटल्स हो गए, जैसे काउ, बफेलो, गोट, शिप, पिग्स, कैमल, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग एंड आल्सो बी कीपिंग। ये सारे किसमें आते हैं, आपके एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। अब नीड्स फॉर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री की क्या नीड्स है? To fulfill the increasing need of fast-growing human population of milk products, eggs, and meat, there is urgent need to bring revolutionary increases in their production। अब क्या होता है, जो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो हमें क्या करना है, हमें उसके साथ साथ जो भी डिमांड है फूड की उसको भी फुलफिल करना है। जैसे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो मिल्क की डिमांड है, लोगों को मिल्क चाहिए, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हमें क्या करना है, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए क्या बनाए गए, रेवोल्यूशंस बनाए गए, मींस रेवोल्यूशंस आ गए। अब वो कौन कौन से हैं, एनिमल हस्बेंड्री के रेवोल्यूशंस हैं। पहला है आपका वाइट रेवोल्यूशन, सेकंड है आपका सिल्वर रेवोल्यूशन, फिर थर्ड है आपका ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये क्या है आपके, ये है आपके रेवोल्यूशन, ठीक है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। व्हाइट रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करा गया है, ठीक है।
क्या किया गया है व्हाइट रेवोल्यूशन में? मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है। फिर आता है आपका सिल्वर प्रोड्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो एग प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया गया है सिल्वर प्रोड्यूशन में। फिर आता है आपका ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन में क्या आते हैं आपके? ब्लू रेवोल्यूशन में आपका आता है फिश प्रोडक्शन, जिसमें क्या किया गया है, इनको इंक्रीज करने के बारे में करा गया है और इसलिए क्या किए गए हैं, इन रेवोल्यूशंस को बनाया गया है। फिर अभी आपने उससे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जो किसके लिए था? हमारे फार्मिंग के लिए था, ठीक है। पर ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री के फार्मिंग। तो इसमें कौन कौन से है? व्हाइट रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए है आपका? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए है? एग प्रोडक्शन के लिए। और ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए है? फिश प्रोडक्शन के लिए, ठीक। अब फिर नेक्स्ट आता है आपका रोल्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के क्या रोल है? Animal husbandry make us aware about the proper care and right management of our livestock. अगर हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमारे जो लाइफ स्टॉक हैं उनको, उनका अच्छे से ध्यान रखना है और उनको हमें क्या करना है? प्रॉपर मैनेज करना है। मीन्स उनके फूड का, उनके हेल्थ का, उनके शेल्टर का, ओके। It helps in producing good quality breeds of our livestock by selection and crossbreeding. और उसके साथ साथ हमें क्या करना है? जो गुड क्वालिटी की ब्रीडिंग करनी है, जैसे कि क्रॉस ब्रीडिंग हो गई, उससे क्या होता है, जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। It helps in proper management and sale of animal products. इससे क्या होता है, जो हम मैनेजमेंट करते हैं वो हमारा प्रॉपर होता है और उसके साथ साथ जो एनिमल्स को सेल किया जाता है, जिन एनिमल्स को बेचा जाता है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी काफी अच्छी होती है। Where it provides employment to more person and enhance income to the farmers. और ये क्या करता है? मोर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ क्या करता है, जो फार्मर्स की इनकम होती है उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। It does about proper use of animal waste to enrich soil fertility or solve our energy problem by generating गोबर और बायोगैस। और इसके साथ साथ ये क्या करता है? प्रॉपर यूज करता है एनिमल वेस्ट का। जैसे कि जो एनिमल्स एक्सक्रीट होती है उससे हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी हमें एनिमल्स वेस्ट मिलता है उससे हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बाद क्या हो सकता है? हमारी जो इनकम है उसको सेल करने से हमारी इनकम भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। फिर आते हैं हमारा फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री की कौन कौन सी फील्ड्स हैं? तो फर्स्ट आते हैं आपका कैटल फार्मिंग। फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या आता है? कैटल फार्मिंग। अब कैटल फार्मिंग हम किसके लिए करते हैं? कैटल फार्मिंग हम करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ताकि हमें क्या मिल सके? मिल्क मिल सके। और कैटल फार्मिंग में कौन कौन आते हैं आपके? काउ, बफेलो, ये किसमें आपके आते हैं? ये आपके आते हैं कैटल फार्मिंग में। फिर नेक्स्ट आता है आपका पोल्ट्री फार्मिंग।
पोल्ट्री फार्मिंग आपके लिए किसके होते हैं? ये एग और मीट प्रोडक्शन के लिए होते हैं। एग एंड मीट प्रोडक्शन, ये किसके लिए होता है? पोल्ट्री फार्मिंग एग और मीट प्रोडक्शन के लिए होता है। फिर थर्ड आता है आपका फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग किस लिए होता है आपका? इनलैंड एंड मरीन फिश एज फूड, किसके लिए? इनलैंड एंड मरीन फिश के लिए, जो आप फूड के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। फिर आता है आपका बी कीपिंग। बी कीपिंग किसके लिए होता है? बी कीपिंग होता है आपके हनी एंड बी वैक्स के लिए। हनी एंड बी वैक्स के लिए, ठीक है। फिर लास्ट आता है आपका पिग फार्मिंग। पिग फार्मिंग, पिग फार्मिंग आपके लिए किसके लिए होता है? मीट प्रोडक्शन के लिए होता है। तो इसी तरीके से क्या है आपकी, अगर आप देखेंगे तो आपकी और भी कई सारी फार्मिंग्स हैं जो क्या होती हैं, यूज करी जाती हैं अलग अलग प्रोडक्शन के लिए। तो ये कुछ मेजर फील्ड्स थी जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि हो गया आपका कैटल फार्मिंग जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग जो एग और मीट प्रोडक्शन के लिए है, फिश फार्मिंग इनलैंड और मरीन फिश के लिए है, बी कीपिंग किसके लिए? हनी एंड बी वैक्स के लिए है, और पिग फार्मिंग ये किसके लिए है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैटल फार्मिंग क्या होती है। Cattle farming is raising of cattle for milk, meat, skin, for agriculture tasks like tilling, irrigation and carting. तो कैटल फार्मिंग होती है जिसमें किसके लिए? मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मीट के लिए, स्किन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। मीट क्या करते हैं एग्रीकल्चर पर्पस में? टिलिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, कार्टिंग के लिए। Cattle farming includes rearing of cows, buffaloes, bullocks, camels and goats. और cattle farming में कौन कौन आते हैं? Cow, buffaloes, bullocks, camels, goats, ये सारे किसमें आते हैं? आपके cattle farming में आते हैं। They are the broadly placed in following category, और इसकी भी क्या है? काफी ज्यादा कैटेगरी डिवाइड है। तो फर्स्ट है मिल्क ब्रीड और डेयरी एनिमल्स। मींस पहले कौन से हो गए हमारे? डेयरी एनिमल्स हो गए, मींस जिनसे हमें मिल्क मिलता है। द फीमेल्स ऑफ मिल्क ब्रीड्स आर केप्ट फॉर मिल्क। जो भी काउस है, बफेलोज है, उनकी जो फीमेल्स है उनको किस लिए रखा जाता है? मिल्क के लिए रखा जाता है, ताकि उनसे हमें क्या मिल सके? मिल्क मिल सके। Then these includes cow, buffalo, goats and camels. और इनमें जो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स के जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं? काउ, बफेलोज, camels, goats. Milk is almost complete food, especially for growing children. तो जो भी growing children होते हैं उनके लिए जो milk होता है वो क्या होता है? वो complete food होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा draught breeds. Livestock rearing for plucking fields and transporting goods are called a draught animals. वो एनिमल्स मीन्स वो लाइफ स्टॉक्स जो किस लिए यूज हो करते हैं? हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। तो इसमें ज्यादातर कौन आते हैं? इसमें लाइफ स्टॉक्स के मेल्स आते हैं। कौन से मेल्स? जैसे कि हो गए आपके बुलक्स, हॉर्स, म्यूल्स, है ना, ऑक्स। Common indigenous draught breeds are Negri, Haliकर and Malvi। ये क्या है? आपके कॉमन मेल ब्रीड्स हैं जो लाइफ स्टॉक्स में यूज किए जाते हैं।
फिर आते हैं आपका डुअल पर्पस ब्रीड। अब वो ब्रीड जो क्या करते हैं, हम दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हो गया आपका their males are good as draught animal and female are good as milk cow। Means इन एनिमल्स के जो मेल हैं वो किस में गुड है, वो ड्रॉट एनिमल्स के फॉर्म में गुड है, और जो फीमेल्स है वो मिल्क एनिमल के फॉर्म में गुड है। The indigenous breeds of dual breeds are Ongol, Haryan and Harpakkar। ये क्या है, कुछ इनके ब्रीड्स है लाइफ स्टॉक के। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा मिल्क ब्रीड्स ऑफ काउस। काउस जो मिल्क ब्रीड, जो मिल्क है मतलब कि मिल्क देती है फीमेल्स, तो इनका क्या है, इनकी इंडिजिनियस ब्रीड्स कौन सी हो गई, शाइबर, गीर, रेड सिंधी और थर पक्कर। फिर एक्सोटिक ब्रीड्स कौन सी हो गई, जैसे जर्सी काउ, हॉल्स्टेन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस। तो ये कहाँ है, ये जो अलग अलग कंट्रीज है वहां पे आपको इनकी ये ब्रीड्स मिल जाएंगी। क्रॉस ब्रीड्स और इम्प्रूव ब्रीड्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि क्रॉस ब्रीड्स एनिमल्स होते हैं, करंट स्विस, करंट फ्राइज, फ्रीज वॉल, ये क्या है आपकी क्रॉस ब्रीड्स है। तो ये क्या है आपकी कुछ ब्रीड्स हैं। इसी तरीके से क्या है, ब्रीड्स ऑफ बफेलो एंड बफेलोस की भी कई ब्रीड्स हैं। अब बफेलो मिल्क क्या है, बफेलो मिल्क इज सुपीरियर टू काउ मिल्क। जो बफेलो मिल्क है वो काउ मिल्क से अच्छा है। इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन प्रेजेंट होते हैं। The milk of buffalo is ideal for making milk products such as खोआ, रबड़ी, पनीर, कर्ड, घी, क्रीम एक्सेट्रा। जो भी बफेलो मिल्क होता है उसको किस में यूज किया जा सकता है, जो भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि खोया हो गया, रबड़ी हो गई, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, घी हो गया, क्रीम हो गया, इन सब में यूज करने के लिए हम किसका मिल्क यूज करते हैं, बफेलो का मिल्क यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसको काफी अच्छा मिल्क हम मानते हैं। फिर आता है breeding of cattle। Our Indian milk breeds of cow provide on an average 6 to 8 liter milk, whereas exotic breeds give us 60 liter of milk per day। अगर जो आपकी इंडियन हमारी जो नॉर्मल काउज हैं वो हमें 6 to 8 लीटर पर डे मिल्क देती है, पर दूसरी तरफ जो एक्सोटिक ब्रीड्स काउ है वो हमें क्या देती है, 60 लीटर मिल्क पर डे देती है। The lactation period of exotic breeds is also longer than our indigenous breeds। तो जो लैक्टोरेनियस पीरियड है एक्सोटिक ब्रीड्स का वो हमारी जो नॉर्मल काउस है, एनिमल्स है, कैटल्स है, जो हमारी नॉर्मल ब्रीड्स है, एनिमल्स ब्रीड्स है, उनसे ज्यादा होती है। However, indigenous breeds are more resistant to disease and are better adapted to Indian condition। और जो indigenous breeds है वो क्या है, वो मोर रेजिस्टेंट है, और जो इंडियन कंडीशन है वो उसके हिसाब से ज्यादा फिक्स मतलब कि अच्छी को बैठती है। Cross breeds between indigenous and exotic breeds combines desired characters from this। अगर क्रॉस ब्रीड हो मतलब कि हमारा जो कैटल है अगर वो क्रॉस ब्रीड है तो उसमें क्या है, इंडिजिनियस और एक्सोटिक दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों ही आएंगे। तो अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रॉस ब्रीड्स के, सबसे पहले है आपका लैक्टोरेशन पीरियड, दूसरा है रिप्रोडक्टिव पीरियड, थर्ड है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, फोर्थ है अडेप्टेबिलिटी टू क्लाइमेटिक कंडीशन, फिर है डिसीज रेजिस्टेंस और लास्ट है आपका जनरल हेल्थ। ये कुछ क्या है क्रॉस ब्रीडिंग एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्या है,
तो जो मेथड ऑफ ब्रीडिंग है वो दो हैं, एक है आपका नेचुरल मेथड और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो नेचुरल ब्रीडिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ इंडिजिनियस काउ विद द bulls of high milk yield foreign breeds by mating. दिस इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। ये क्या है? ये ट्रेडिशनल मेथड है, मींस जिसमें इंडिजिनियस गाउस, जो इंडिजिनियस काउस हैं वो जो हाई मिल्क यील्डिंग बुल्स हैं उनके साथ में क्या कर रहे हैं? ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है? आपका ट्रेडिशनल मेथड हो जाता है ब्रीडिंग का। फिर होता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज इंजेक्टिंग द semen obtaining from the desired bulls into the genital tract of the desired cow. इसमें क्या किया जाता है? इसमें बल्कि with the help of semen injecting किया जाता है, semen inject किया जाता है बुल का और बल्कि बुल और काव के बीच में क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला है लोकेशन ऑफ सेमेन, सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट कलेक्शन करा जाता है। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ सेमेन, सेमेन को प्रिजर्व किया जाता है। फिर थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ सेमेन, और सेमेन को फिर इंट्रोडक्शन किया जाता है। तो कलेक्शन कैसे होता है? फ्रॉम अ हेल्दी मेल ऑफ अ मिल्क ब्रीड, जो मिल्क ब्रीड का हेल्दी मेल होता है उससे क्या किया जाता है? सेमेन को कलेक्ट किया जाता है। फिर प्रिजर्वेशन क्या है? बाय डीप फ्रीजिंग और बाय केमिकल मेथड, मींस या तो काफी ठंडी जगह पे रख के या फिर केमिकल मेथड को यूज करके। फिर आपका आता है इंट्रोडक्शन इनटू द वर्जाइना ऑफ चूजन फीमेल अंडर द मैक्सिमम फर्टिलिटी पीरियड, मींस वो फीमेल जिसकी जो फर्टिलिटी पीरियड अगर काफी ज्यादा है तो उसके क्या किया जाता है? उसके वर्जाइना में एंटर करा जाता है। तो ये है आपकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर आता है हमारा फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। शेल्टर फॉर कैटल, इसमें हमारा हेडिंग है proper housing facilities for dairy animals are required to protect them from the hot sun, rain, extreme weather and wild animals. इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, ताकि उन्हें हम क्या कर सकें? सन से, हीट से, एक्सट्रीम वेदर से, वाइल्ड एनिमल्स से बचा सकें। Adequate housing of dairy animals provide increased production of high quality milk and proper disease control. और जो हमारे housing dairy animals होते हैं हम उनको क्या करते हैं? उनकी जो प्रोडक्शन होती है, जो क्वालिटी होती है मिल्क की, उसको काफी अच्छी करते हैं और उसके साथ साथ उनको जो डिसीजेस हो जाती हैं उससे भी हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कैटल शेल्टर। अब जो कैटल्स का शेल्टर है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? फर्स्ट है बी सिचुएटेड इन क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग। तो उनका जो सराउंडिंग है, जो उनका जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए और काफी ज्यादा हाइजीन होना चाहिए। सेकेंड, बी ड्राई, वेल वेंटिलेटेड एंड विद एडिक्वेट सनलाइट। और कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए, वहां पे अच्छे से वेंटिलेशन होना चाहिए, मीन्स हवा आनी जानी चाहिए, और जो सनलाइट है वो भी क्या आनी चाहिए? प्रॉपर सनलाइट उनको मिलनी चाहिए। बी स्पेरियस टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग। और हमें क्या करना है? उन एनिमल्स के बीच में, उन कैटल्स के बीच में प्रॉपर स्पेस भी प्रोवाइड करनी है, ताकि क्या हो सके? वहां पे ओवरक्राउडिंग ना हो सके। फिर हैव प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ एनिमल्स वेस्ट। और जो एनिमल वेस्ट होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हमें करना चाहिए। Have clean drinking water and protect from cold and heat. और वहां पे हमें उनको क्या करना, प्रोवाइड करना चाहिए? प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए और उनको किसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? कोल्ड और हीट से भी उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर cattle should have cemented floor with slope for quick drainage.
और कैटल्स के पास जो स्लोप है वो कैसा होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, वहां पे जो ड्रेनेज है वो क्या हो जाए, तुरंत क्लीन हो जाए। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट, ग्रूमिंग ऑफ कैटल्स। जो कैटल्स की ग्रूमिंग है वो कैसे होती है। कैटल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग एंड क्लीनिंग। जो कैटल्स होते हैं हमें उनको क्या करना चाहिए, रोज उनकी साफ सफाई करनी चाहिए। मीन्स उनको रोज हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर उनको ब्रशिंग करनी चाहिए, उनको साफ करना चाहिए। इट इम्प्रूव डस्ट, लूज हेयर्स एंड एक्सटर्नल पैरासाइट्स। जिससे क्या होते हैं, उनकी जो डस्ट होती है, जो लूज हेयर्स होते हैं और जो पैरासाइट्स होते हैं वो हट जाते हैं। Grooming increases blood circulation and improves health of the animals. अगर हम क्या करेंगे, उनको डेली ग्रूमिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, जो उनका ब्लड सर्कुलेशन होगा वो काफी इम्प्रूव हो जाएगा और एनिमल्स की जो हेल्थ है वो भी क्या होगी, काफी अच्छी रहेगी। Proper cleaning facilities for cows and buffaloes are required for the good health and high production of milk. और जो प्रॉपर क्लीनिंग फैसिलिटी है काउस और बफेलोस की, वो किस लिए होती है, वो ताकि क्या हो सके, उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रह सके और उसके साथ साथ जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी क्या हो सके, वो भी हाई हो सके। फिर आता है हमारा फूड रिक्वायरमेंट फॉर कैटल। अब कैटल्स को किस टाइप के फूड की जरूरत होती है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। सबसे पहला हमें क्या होता है, उनको मेंटेन करना होता है। Food which is required during the lactation period. Sorry, the food which is needed for maintaining normal metabolic activities. Means उनके जो food है, जो क्या करते हैं, उनके जो normal metabolic activities है उसको continue रखते हैं। और milk producing requirements, जब वो milk produce करते हैं तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उनके जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें हमें उनको कैसा फूड देना चाहिए। फर्स्ट हो गया आपका रफेज और सेकंड हो गया आपका कंसंट्रेट। तो रफेज में हम क्या देते हैं, रफेज हैव बल्क्स ऑफ कैटल फूड। जो फूड कैटल्स का जो फूड होता है उसमें हम रफेज काफी बल्क में देते हैं। It consists of fibrous substance and has low nutrition content. जिसमें क्या होता है, fibrous substance ज्यादा होता है और जो nutritions होते हैं वो कम होते हैं। Animals get roughage from both green and dry fodder. और animals को roughage कहाँ से मिल सकता है, both green और dry fodder से मिल सकता है। It includes, इसमें क्या होते हैं, ग्रीन लिग्मेनियस फोडर्स होते हैं, ग्रीन नॉन लिग्मेनियस फोडर्स होते हैं, ड्राई लिग्मेनियस फोडर होते हैं और ड्राई नॉन लिग्मेनियस फोडर इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कंसंट्रेट। द कंसंट्रेट इज लो इन फाइबर। जो कंसंट्रेट होता है वो क्या होता है, फाइबर में, उसमें जो फाइबर की क्वांटिटी होती है वो कम होती है, बट कंटेन्स relatively high protein and other nutrients. पर इसमें फाइबर कम होता है, पर इसमें क्या ज्यादा होता है, इसमें जो प्रोटीन है वो ज्यादा होती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जैसे कि ग्रेन्स एंड सीड्स और ऑयल सीड केक्स। ठीक है। फिर डिसीज एंड हेल्थ केयर ऑफ कैटल। हम जो डिसीजेस हैं और उनकी केयर है कैसे कर सकते हैं। Diseases caused by parasites means parasitic disease, communicable or infectious disease, non-communicable or non-infectious disease. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिसीजेस हमारे कैटल्स को बचा सकते हैं। तो पहले आपका जो भी पैरासाइट की वजह से डिसीजेस होते हैं, कैटल पैरासाइट्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। जो भी कैटल्स के पैरासाइट है या तो वो एक्सटर्नल हो सकते हैं या फिर वो इंटरनल हो सकते हैं। द एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन द स्किन एंड कॉज मेनी स्किन डिसीजेस। जो एक्सटर्नल पैरासाइट होंगे वो कहाँ पे रहेंगे, वो स्किन पे रहेंगे और वो क्या करेंगे, बहुत सारी उनको स्किन डिसीजेस दे सकते हैं। फिर द इंटरनल पैरासाइट्स आर वर्म्स। जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं वो क्या है, वर्म्स है।
which leaves the alimentary canal and affects stomach and intestine. जो क्या कर सकते हैं, उनके कहाँ पे रहते हैं, इंटेस्टाइन में, मींस एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं, जो किसको अफेक्ट कर सकते हैं, उनके स्टमक और इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारा कम्युनिकेबल डिसीज। These diseases are caused by pathogens. ये diseases किसकी वजह से होती हैं, पैथोजेंस की वजह से होती हैं। और वो पैथोजेंस आपके कौन कौन से हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस, फंगीज। ओके, फिर आता है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, द एनिमल्स बिकम इनएक्टिव एंड स्टॉप ईटिंग फूड। इसमें क्या होता है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और क्या करते हैं, फूड को ईट करना बंद कर देते हैं। इट मूव स्लोली ऑन लिम्स, और वो क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे अपने लिम्स को मूव करते हैं। इट में पास लूजेस डर्ट एंड कलर्ड यूरिन, और क्या होते हैं, उनके जो डर्ट होते हैं वो काफी लूज हो जाती है, और क्या होता है, जो यूरिन होती है वो कलर्ड यूरिन होती है। The milk yield or working capacity of animals is drastically reduced, और जो इनकी working capacity होती है, जो milk yielding, इनकी जो production होता है, जो production होता है, वो क्या होता है, वो भी काफी कम हो जाता है। The animal may run temperature and shiver, its eyes may appear red, और इनका जब टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो शिवर हो जाते हैं, तो इनकी आईज कैसी हो जाती हैं, रेड अपीयर करने लगती हैं। अब प्रिवेंशंस क्या है, द शेल्टर शुड बी स्पेशियस, एरी, वेल illuminated and should be maintained clean. इनका जो शेल्टर है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वहां पे काफी हवा आनी चाहिए और काफी ज्यादा साफ होना चाहिए। Enters of flies, ticks, mites and rats should be controlled, और वहां पे जितने भी flies, rats, mites आ रहे हैं उन सबको कंट्रोल करना है। The animal should be given regular bath and groom and should be given nutritious food, और हमें क्या करना है, एनिमल्स को रेगुलर बात करवाना है, उनको रेगुलरली ग्रूम करना है, और क्या करना है, जो मेंटेनेंस है उसको क्लीन करना है, और क्या करना है, उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है। फिर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड आइसोलेशन ऑफ सिक एनिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या है, जो उनका डिस्पोजल है उसको प्रॉपर मेंटेन करना है। अगर जो एनिमल अगर सिक हो जाता है उसको क्या करना है, आइसोलेशन प्रोवाइड करना है, ताकि क्या हो, उसकी वजह से बाकी के जो कैटल्स हैं उनको अफेक्ट ना पहुंचे। तो ये था आपका कैटल फार्मिंग के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पोल्ट्री फार्मिंग के लिए पढ़ेंगे। तो थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।